नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज, जहां पे हम कॉग्निटिव तरीके से लर्निंग को एम्फेसाइज करते हैं। बेसिकली मैं आपको यहां जो क्लासेज लेता हूं उसमें आपकी लर्निंग के इम्प्रूवमेंट के लिए जस्ट मेरा मकसद नहीं है कि आपको सिलेबस ख़त्म करना, बल्कि आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे लेक्चर जो है देता हूँ। तो आज की डेट में जैसा कि हमने अभी बायोलॉजी का सीरीज शुरू किया है, बायोलॉजी की कॉग्निटिव लर्निंग हम कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। तो बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पे जो एक टॉपिक है, जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया था। तो उसका एक एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज हम उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखेंगे। दोस्तों ये लेक्चर जो है ना, ये जो आपकी डाइवर्सिटी है, ये एक बड़ा टॉपिक है। नीट और एम्स में इसमें से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसके लिए कई सारी वीडियो ला रहा हूँ, एटलीस्ट 10 वीडियो तो होंगी ही। ये जो है काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। तो मैं हर एक वीडियो में इसके छोटे पार्ट को, मतलब एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इसके सारे पार्ट को ज़रूर कवर करें। आप अगर कॉन्टीन्यूटी में नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी, इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप देखें तो कॉन्टीन्यूटी में देखें। एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे। और जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो जो घंटी का बटन दिखता है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आर.एच. व्हिटेकर का। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाऊँ ये आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, फोर्थ वन है प्लांटी और फिफ्थ वन है एनिमेलिया। एक्चुअल में बात ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं, और जो कंप्लीट अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जितना भी तरीके की जिंदा पॉसिबल चीज़ें होती हैं हमारे अर्थ पे, वो इन्हीं 5 किंगडम में बिलोंग करती है। वो किसी न किसी एक किंगडम का पार्ट है। तो आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम वो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें पूरे के पूरे लिविंग वर्ड, जैसे हमने आपको लिविंग वर्ड बताया था ना कि लिविंग कौन है, तो जितना भी जिंदा चीज़ें हैं वो जस्ट 5 टाइप की होती हैं। वो उसके पांच कैटेगरीज हैं, 5 टैक्सॉन हैं, और ये 5 लार्जेस्ट टैक्सॉन है। जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में किंगडम से हम स्पीसीज तक जाते हैं, तो ये किंगडम लेवल का है, लार्जेस्ट टैक्सॉन है, जो सबसे बड़े टैक्सॉन ग्रुप बनाए गए हैं। तो इसमें इन 5 जो है कैटेगरी में, मतलब कोई भी जिंदा चीज़ जो प्लेनेट अर्थ पे है, या तो मोनेरन होंगे, या प्रोटिस्टा होगा, या फंजाई होगा, या प्लांटी होगा, या एनिमेलिया होगा। ठीक है। तो इनको जब भी हम क्लासिफिकेशन को मेंशन करते हैं तो उसमें क्या रखते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में भी कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैं। वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाइड किया, तो वो मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ। देखिए आप डायग्राम पे ध्यान देंगे। डायग्राम अभी आपको थोड़ा वो दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं बताते जाना, आप ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा। जैसे ये है किंगडम मोनेरा, ये आप इसकी आउटलाइन देख रहे हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है और बाकी किंगडम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये एक डॉटेड लाइन जा रही है, ये क्राइटेरिया को बता रहा है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। जो सेल हैं पूरे हमारे लिविंग बर्ड में, वो बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। इसके ऊपर जितनी सेल हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल हैं, और इसके नीचे जो हैं फ्रेंड्स वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है यूकैरियोट्स को ऊपर रख दिया है, प्रोकैरियोट को नीचे रख दिया है। तो जो प्रोकैरियोट सेल का किंगडम है
वो मोनेरन्स हैं, उन्हें हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। इस किंगडम मोनेरा में क्या चीज़ें आती हैं, डिफरेंट वैरायटीज की जो बैक्टीरिया हैं वो आती हैं। आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, और एक माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपकी बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, कभी भी प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर नहीं होता है। वो कॉलोनी के फॉर्म में हो सकता है लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये दूसरे लेक्चर में मैं इसको कवर करूँगा। ठीक है, ये क्लियरिटी आपको दूसरे लेक्चर में मिलेगी। तो यहाँ पे पहली क्राइटेरिया थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, इसके बिहाफ पे 2 पार्ट में डाइवर्सिटी डिवाइडेड हो गई, टैक्सॉन 2 पार्ट में चला गया। दूसरी क्राइटेरिया जो है ये ब्लू लाइन से जा रही है, ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने क्या किया है कि ये जो लाइन है इसके नीचे यूनिसेलुलर है, इसके ऊपर मल्टीसेलुलर है। तो जो यूकैरियोट और यूनिसेलुलर हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है, और जो मल्टीसेलुलर हैं उनको रखा जाता है 3 किंगडम में, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमल में। दोस्तों, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होगा तो उसकी मिनिमम क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्या होती है कि उसमें टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आप किसी भी एग्रीगेट ऑफ सेल को मल्टीसेलुलर नहीं बोलते हैं, बहुत सारी सेल एक साथ हैं तो वो टिश्यू नहीं हो जाता है, जैसा डिफिनीशन आपने शुरुआती क्लासेज में आपने पढ़ा होगा। लेकिन वो डिफिनीशन इनकरेक्ट है, क्योंकि डिफिनीशन जब आप मल्टीसेलुलर किसी को बोलेंगे तो वहाँ पे होना चाहिए एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, और वहाँ पे होना चाहिए मिनिमम टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उसको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया, और जो मल्टीसेलुलर थे यूकैरियोट थे उनको फर्दर 3 किंगडम में रखा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई में टिश्यू ग्रेड का होता है, प्लांट में ऑर्गन ग्रेड का होता है, और एनिमल में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाइड कर दूँ कि जैसे अगर हम फंजाई में टिश्यू ग्रेड का बोल रहे हैं तो ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई भी फंगस को आप लेते हैं, किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, तो वहाँ जो सबसे स्पेशलाइज बॉडी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू ग्रेड की है, उससे ऊपर नहीं है। ऐसे ही जब हम प्लांट में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन ग्रेड का है। जैसे प्लांट में जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे आप बोलते हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब के सब उसके जो है ये ऑर्गन होते हैं। वहाँ सिस्टम बहुत ही कम डेवलप है, जस्ट 2 सिस्टम आप कह सकते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम, बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम, वो भी बहुत प्राइमरी फेज में है। और वही जब आप एनिमल किंगडम में आते हैं तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप अपनी बॉडी में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, इंटीग्मेंट्री, स्केलेटन, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, इस तरीके से 10 सिस्टम है। तो इस वजह से एनिमल किंगडम को पूरे बायोडाइवर्सिटी में सबसे डेवलप माना जाता है, क्योंकि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स तरीके का है, सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है जो हाईली डेवलप है इन कंपेरिजन टू किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई। ठीक है, तो अब इस चीज़ को यहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर कर लिया गया। इसके अलावा जो आर.एच. विटेकर ने जो चीज़ें रखी थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, इसके अलावा उसने रखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फंगस में न्यूट्रिशन है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मेंशन कर रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फंगस है ये फंजाई जो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अभी सेप्रोट्रॉप क्या है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल करूंगा, अभी जस्ट इसे आप जानेंगे। ठीक है, तो ये सेप्रोट्रॉप्स हैं। फिर इसके बाद जो प्लांट है ये ऑटोट्रॉप है या फोटो ऑटोट्रॉप है, और जो एनिमल होता है ये होलोट्रॉप है। तो तीनों में 3 अलग तरीके के जो है न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ बचती है, वो है रिप्रोडक्शन। जो आर.एच. विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था दोस्तों, उसमें जो क्राइटेरिया उन्होंने रखी थी
जो क्लासिफिकेशन में जो आर.एच. व्हिटेकर की क्राइटेरिया जो रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे ये चीज़ आपको मिलेगा पेज नंबर 17 पे, सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मैं बुक के लाइन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। उसने रखा था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। वो यहाँ कैसे दिख रहा है ये बात थोड़ा मैं बता दूँ। ये है सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन हो गया। इसके अलावा जो एक और चीज़ बच रही है वो है रिप्रोडक्शन। वो कैसे है देखिए, रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है किसी भी तरीके का। ठीक है, बैक्टीरिया में हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इवन यहाँ पे जो है ना, सेल डिवीजन भी जो है वो माइटोसिस नहीं होता है, क्योंकि माइटोसिस के लिए एटलीस्ट क्रोमोजोम चाहिए होता है और बैक्टीरिया में क्रोमोजोम नहीं होता है। इसकी वजह ये है कि क्रोमोजोम का मतलब होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और बैक्टीरिया के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें हमें पहली बार ट्रू क्रोमोजोम मिलता है, यानी डीएनए एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन से। फ्रेंड्स, जब भी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है तो यूकैरियोटिक सेल में इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, अभी इसे आप याद रखिए, फ्यूचर में इसे मैं बताऊंगा और डिटेल में। और ये फर्दर कंडेंस होके कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोजोम में। ठीक है, जैसे आप डायग्राम देखते हैं तो क्रोमैटिन फाइबर न्यूक्लियस में इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, और जब आप क्रोमोजोम देखते हैं तो ये बटरफ्लाई जैसा शेप देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इस टाइप का जो रैंडम ये फाइबर हैं वो इसमें कंडेंस हो गए हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है क्रोमोजोम में और क्रोमैटिन फाइबर में। ठीक है, तो अगर क्रोमोजोम और क्रोमैटिन फाइबर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो जो माइटोसिस, सेल डिवीजन, सेल वाले चैप्टर मेंशन है वो नहीं होगा। तो बैक्टीरिया में कोई माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। और कोई भी रिप्रोडक्शन विदाउट सेल डिवीजन के नहीं होता। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो हमेशा एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन है। और बैक्टीरिया यानी कि मैं मोनेरा की बात कर रहा हूँ, मोनेरा, बैक्टीरिया को मोनेरा से सिनोनिम्स ले लेते हैं क्योंकि इसमें मेजर ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। इससे ऊपर जो हम जाते हैं तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोटिस्टा पहला वो ग्रुप है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे फंजाई के बाद प्लांट में वो और कॉम्प्लेक्स है, वहाँ सेक्स आर्गन बनने लगते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन आते हैं, और एनिमल में तो ऑर्गेनिज्म ही मेल और फीमेल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअलिटी का कैरेक्टर है ये बढ़ता जाता है। एक बात यहाँ आपको क्लैरिफाइड कर दूँ मैं कि जब क्लासिफिकेशन में जो अर्लीस्ट फेज ऑफ क्लासिफिकेशन थे ना वो ज़्यादातर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड थे। जो बॉडी होती है ना, तो एक बॉडी का जो मार्फोलॉजी है, जैसे एक प्लांट की बॉडी आप ले लें तो प्लांट की बॉडी में जो उसके डिफरेंट ऑर्गन है, जो उसकी मार्फोलॉजी है, उसमें दो तरीके के ऑर्गन होते हैं। एक वेजिटेटिव ऑर्गन, वेजिटेटिव का मतलब जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए, और दूसरा रिप्रोडक्टिव। तो जो वेजिटेटिव पार्ट है उस पे बेस अगर हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं तो ज़्यादा आर्टिफिशियल हो जाता है, वो ओल्ड फैशन है। और जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे बेस क्लासिफिकेशन बनाते हैं वो न्यू है। जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर है, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करती है, जिसे आप टैक्सोनॉमी में, जिसे आप मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे, जो फ्लावर वाला आपको सेगमेंट पढ़ाया जाता है, फ्लावर के डिफरेंट टाइप पढ़ाए जाते हैं फैमिली डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज जो फैमिली हैं उनका बेसिस मार्फोलॉजिकल वेजिटेटिव कैरेक्टर नहीं है बल्कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। तो आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन एडवांस है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव फीचर को ले रहा है, ये माइक्रोबायोलॉजी के चीज़ों को ले रहा है कि सेल की टाइप क्या है, ये माइक्रोबायोलॉजी साइंस का ब्रांच है।
न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी को यूज कर रहा है, न कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर पे बेस है। अब इनके बेसिस पे एक और चीज बच रहा है फाइलोजेनेटिक, उसको भी बता दूं तब आगे चलता हूँ। फाइलोजेनी हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये जो रेड लाइन है ये एवोल्यूशन के लाइन को दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशन में एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उससे डिसेंडेंट होते हैं। तो मोनेरन्स बैक्टीरिया एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे कभी प्रोटिस्टा बने, यानी प्रोकैरियोट सेल से यूकैरियोट बना, फिर यूकैरियोट 3 अलग डायरेक्शन में इनका एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ये ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं। ये 3 अलग डायरेक्शन में गए, एक जो है फंगस में कन्वर्ट हुए, एक प्लांट में कन्वर्ट हुए और एक एनिमल किंगडम में। तो जो ग्रुप प्रोटिस्टा है ना फ्रेंड आज, तो ग्रुप प्रोटिस्टा में आज जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये तीनों टाइप के एंसेस्टर हैं। जैसे फंजाई का एंसेस्टर ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंगस है वो प्रोटिस्टा में है। प्लांट का जैसे एंसेस्टर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं वो आज प्रोटिस्टा के मेंबर है। एनिमल के मेंबर जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये जो है प्रोटिस्टा में है। तो प्रोटिस्टा एक तरीके से ना एक लॉन्चिंग पैड की तरह था एवोल्यूशन में, जहां से 3 अलग डायरेक्शन में नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन चीज़ों को इंक्लूड करता है। ये हो गई आपकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने यूज किया। तो जैसा मैंने आपको बोला ना कि आर.एच. व्हिटेकर ने जिन चीज़ों को रखा है बेसिस में वो हैं सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो मैंने आपको अलग अलग बता दिया। अब यहाँ एक चीज़ कि जैसे आपको बताया था कि जब हम कोई टैक्सॉन बनाएंगे तो टैक्सॉन में क्या होगा, हाँ ये जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों इसको क्लैडिस्टिक्स बोलते हैं, जिसमें फाइलोजेनी शो हो रही है। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो आप 12th में एवोल्यूशन में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे क्लैडिस्टिक्स बने हैं, तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्लैडिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो एवोल्यूशन को भी शो कर रहा है टैक्सॉन के साथ साथ। जैसे आपको बोला था ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक भी दिख रही है। जैसे ये डायग्राम आपको बता रहा है कि किसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, प्रोटिस्टा की सिस्टमैटिक पोजीशन मोनेरन से हाई है। ठीक है, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटिस्टन मोर डेवलप है मोनेरन से, और एनिमल उनसे भी ज़्यादा डेवलप है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इनकी सिस्टमैटिक पोजीशन बताने में भी जो है हेल्पफुल रहते हैं। जैसे अब अगर हम किसी को इसमें से डिफाइन करें, मैंने बोला था ना कि जो आपको कॉग्निटिव लर्निंग है उसमें चीज़ों को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन के लिए आप परेशान रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मोनेरन कौन है। तो मोनेरन जो प्रोकैरियोटिक है, जिनमें सेल जो है प्रोकैरियोटिक लेवल की होती है, और जो ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, जिनमें डिफरेंट ग्रेड के जो है वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। इनमें कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि ये फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप में सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सिर्फ ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होलोट्रॉप को छोड़ के बाकी सारा न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ पे होता है। डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन है। सेल प्रोकैरियोट होती है, यूनिसेलुलर होती है। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया को कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है तो उसी को हम मोनेरा कहते हैं। प्रोटिस्टा कौन है, जो यूकैरियोट हो और क्लियर कट मेंशन है कि यूनिसेलुलर हो, और इसमें हर पॉसिबल न्यूट्रिशन, इवन होलोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप, फोटोट्रॉप, सारे न्यूट्रिशन हैं, सिर्फ कीमोट्रॉप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कीमोट्रॉप सिर्फ बैक्टीरिया में है। इसके बाद अगर हम चलें कि फंजाई कौन है, और जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यहाँ बैक्टीरिया के केस में आप सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन करेंगे। तो फंजाई को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बताएंगे फंजाई जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट हैं। पहली बात, यूनिसेलुलर ना होके मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो उस टैक्सॉन को हम बोलते हैं किंगडम फंजाई। ऐसे प्लांट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फिर वही चीज़ें उठाइए कि ये जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं,
ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे सेल में सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई, और उसमें जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल में यहाँ पे जो है एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक है। एनिमल कौन हैं? एनिमल जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, होलोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा हाईली डेवलप है, इवन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है। और यहाँ का एग्जाम्पल है पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 किंगडम बना पाए और 5 किंगडम को डिफाइन कर पाए। तो अब अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे फ्रॉग है, तो आप फ्रॉग को कहाँ रखेंगे ये चीज़ आपको पता लग जाएगा। रट्टा नहीं मारना। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग के बॉडी में सेल वॉल है? नहीं है। मल्टी सेलुलर है? बिल्कुल है। क्या उसमें सिस्टम होते हैं? तो आपने फ्रॉग का डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, स्क्रेटरी सिस्टम देखा है, तो जाहिर सी बात है वो एनिमल है, तो एनिमल किंगडम में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं क्लासिफाइड करने के लिए और उसकी पोजीशंस बताने के लिए। क्या वो प्लांट से एडवांस है? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें सिस्टम ग्रेड की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और प्लांट में ऑर्गन ग्रेड की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप आंसर कर पा रहे हैं, यही कॉग्निटिव वे ऑफ लर्निंग है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्या ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिल्कुल एक साथ आ गया? नहीं, इसका एवोल्यूशन खुद हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उससे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिराइव किया है। तो मैं आपको थोड़ा समझाऊं कंपैरिजन बिटवीन 2 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो, जो आपका पहले क्लासिफिकेशन था, पहले जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक था किंगडम प्लांटी, दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। ये लैटिन नेम है, इसलिए प्लांट न करके प्लांटी और एनिमेलिया बोल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप किंगडम के नेम को ऐसे ही याद कर लीजिए, उसके डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। अब किंगडम प्लांटी में ये क्या क्या रखते थे? तो एक्चुअल में किंगडम प्लांटी वो थी जिनमें सेल वॉल होती है। यहाँ एक क्राइटेरिया बना दिए थे, जैसे कोई भी क्लासिफिकेशन होगा तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा ना। तो यहाँ पे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली एक बहुत नैरो सेंस में लिया गया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो। तो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी वो क्या चीज़ें थी इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से? वो सारी की सारी बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया थे। ठीक है, वो सारे के सारे एल्गी थे इसमें। ठीक है, सारे के सारे फंजाई थे इसमें। ठीक है, जो लाइकेन है वो भी यहाँ पे था, आर्कीबैक्टीरिया भी यहाँ पे था, और मॉडर्न समय के जो प्लांट हैं जो आज हम प्लांट मानते हैं वो भी यहाँ पे थे। ठीक है, ये सब यहाँ जाते थे। ऐसे जब एनिमल को हम क्लासिफाइड करते थे तो इसमें एक ग्रुप था प्रोटोजोआ और दूसरा ग्रुप था मेटाजोआ। मेटाजोआ में बेसिकली क्या थे? मेटाजोआ में हम पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक के सारे फाइलम को रखते थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी? ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्यों हमने कन्वर्ट करना पड़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में? जैसा आपको मैंने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया है कि क्लासिफिकेशन के बेसिकली 2 टाइप है। जैसे एक आपको 3 टाइप है। जैसे आपको एक बताया था आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक। मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम लिमिटेड नंबर ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस होते हैं, स्टार्टिंग करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें आर्टिफिशियलिटी दिखती है।
तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आई। ये क्लासिफिकेशन दोस्तों आर्टिफिशियल है। कैसे आर्टिफिशियल है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आर्टिफिशियलिटी क्या है, देखिए जैसे आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था जियोग्राफिकल ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन का, कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है ट्रायंगल का, इसमें बेस है कि 3 एंगल हों, तो ये ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल हों, वो ट्रायंगल है। तो इस क्लासिफिकेशन में अगर हम रखें तो इसमें इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल आ सकते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है तो सब 3 एंगल, लेकिन उनमें एक और फीचर दिख रहा है जो बिल्कुल इग्नोर नहीं जिसे आप कर सकते, कि भले तीनों में 3 एंगल तो ठीक है, लेकिन कलर बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब हम कलर को जो है ना, यहाँ पे कलर को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कलर मायने रखता है। यहाँ पे कलर के होने से फर्क पड़ता है कि कौन से किस कलर का है, ठीक है। तो अगर हम कलर के बेसिस पे इसी को अभी बनाना शुरू करें, यानी बेसिस बदल लें, तो यही जो ग्रुप है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तब कन्वर्ट हो जाएगा रेड ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल एंड ब्लैक ट्रायंगल। यानी एक ही ग्रुप जो जिसमें पहले डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखे थे, बेसिस के बदलते ही टैक्सॉन के नंबर बदल गए, क्योंकि क्राइटेरिया या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल गया। बिल्कुल सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट, सेम लाइन ऑफ एनालॉजी यहाँ पे फॉलो होती है। पहले सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया थी, सेल वॉल का प्रेजेंट होना। तो सेल वॉल की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई सब जो है जिनमें सेल वॉल थी उसको यहाँ रख दिया गया। लेकिन जब यहाँ पे और चीज़ें माइन्यूट जो है डिटर्मिनेशन किए गए, एक्चुअली क्या था ना कि जब ये क्लासिफिकेशन आया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस ने इसे प्रेजेंट किया था, तो उस जमाने में बायोलॉजी का उतना डेवलपमेंट नहीं था, बायोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। तब बायोलॉजी में जस्ट मॉर्फोलॉजी थी, यानी सिर्फ मॉर्फोलॉजी की स्टडी ही बायोलॉजी थी। तब तक और कोई भी बायोलॉजी की ब्रांच डेवलप नहीं थी। आर.एच. विटेकर का जब क्लासिफिकेशन आया है 1969 में, यानी कि 20th सेंचुरी में जो आया है, करीब अभी 50 साल होने को जा रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन में 1950 तक आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए। 1900 तक लाइट माइक्रोस्कोप थे। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने से माइक्रोबायोलॉजी आ गई, बायोकेमिस्ट्री आ गई, जेनेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, सेल बायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, फिजियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो अब जो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है उसमें नंबर ऑफ क्राइटेरिया बढ़ गए। जैसे आपने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल रखा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा, क्योंकि फिजियोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, क्योंकि माइक्रोस्कोपी होने से हम गेमिट को देख सकते थे, उनके टाइप को समझ सकते थे। तो हुआ क्या कि ये ग्रुप पहले जिसमें हमने क्या किया था, आर्टिफिशियल तरीके से डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक जगह एडजस्ट कर दिया था। आर्टिफिशियल नेचर इसका यही है कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ें एक जगह है। जैसे यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें एक जगह है कि चारों ट्रायंगल है, लेकिन आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि चारों 4 अलग कलर के ट्रायंगल हैं, समझे। इवन अगर इनका मटेरियल अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि देखो ये और मज़ेदार हो जाएगा कि ये रेड कलर वाला ये स्टील का ट्रायंगल हो, ठीक है। ये जो है आपका, ये मान लो ये पेपर हो, ठीक है, इसका मटेरियल ये पेपर का बना हो, ये मान लो स्टोन का बना हो, ये मान लो
मार्बल का बना हो। अब सिर्फ कलर ही नहीं अलग है, अब तो उनका मटेरियल भी अलग है। लेकिन अगर एक क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे कि क्या सब ट्रायंगल एक साथ रख दे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे से अगर आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा भले सब ट्रायंगल है लेकिन बहुत ही डिफरेंट चीज़ों के बने हुए हैं। ठीक है, यानी हम बहुत सारे चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात यहाँ थी, तो हम उसे आर्टिफिशियल बना रहे हैं, उनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिस नहीं बना रहे हैं। अगर हमें एक रियल ज़्यादा नेचुरल क्लासिफाइड करना है तो उनके हर कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिस बनाना पड़ेगा। जैसे तब हम ग्रुप कुछ ऐसा बनाए बेहतर होगा। दोज हु हैव रेड कलर एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल इज स्टील, वन ग्रुप। वो जो ग्रीन कलर के हैं और पेपर से बने हैं, दूसरा ग्रुप। वो जो ब्लैक कलर के हैं और मार्बल से बने हैं, तीसरा ग्रुप। जो ब्लू कलर के हैं स्टोन से बने हैं, तीसरा ग्रुप। तो हमने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया ली तो हमारे पास 4 ग्रुप आ गए। समझे? बिल्कुल यही बात यहाँ हो रही है। पहले हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया ली, सेल वॉल, तो हमारे पास क्या हुए, एक सिंगल ग्रुप में आर्टिफिशियल तरीके से सब कुछ आ गया। लेकिन जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो हमें पता लगा इन सब को एक ग्रुप में रखना जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, इसमें आर्टिफिशियल नेचर शो हो रहा है। इसे नेचुरल बनाने के लिए क्राइटेरिया और बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया आया कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ नहीं रख सकते, दोनों सेल बहुत अलग हैं। तो ये सब इस बैक्टीरिया से अलग हो गए। ये चला गया मोनेरा में, ठीक है, ये चला गया मोनेरा में, ये आर्की बैक्टीरिया भी, ठीक है, ये दोनों चले गए मोनेरा में। फिर ये आया कि जो फंजाई है उसका न्यूट्रिशन और उसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर अलग है, तो ये चला गया अलग। और जो बचे एल्गी में भी जो मल्टी सेलुलर थे जिनमें ऑर्गन ग्रेड की बॉडी थी, उनको तो हम ले आए प्लांटी में। बट जो यूनिसेलुलर थे उन सबको हमने लाया एक दूसरे जो है ग्रुप में, जिसे आप बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो पूरा का पूरा ये जो ग्रुप था ना, इसे तोड़ के 3-4 जगह चला गया, जैसे अभी मैंने पिछले क्लासिफिकेशन में आपको समझाया। ठीक है, एनिमल के साथ भी बिल्कुल यही बात हो रही थी। जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन देख रहे थे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे भी ये जो प्रोटोजोआ है इसके मेंबर देखो कौन कौन है। ये भी एक जो है आर्टिफिशियल ग्रुप है।